नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर किया था और आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें मुझे ऐसी लगीं जो ठीक हो सकती थी और नहीं हुई, और उसकी वजह से क्या क्या मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि मेरी एपिसियोटोमी हुई, मेम्ब्रेन स्वीप हुआ, जो डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस भी रहा वो बहुत अच्छा नहीं था। तो वही सब मेरा बेस बना कि मुझे सेकंड टाइम क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जिसके बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और क्यों मैंने सेकंड डिलीवरी के लिए मिडवाइफ केयर सिस्टम ऑप्ट किया बजाय जो नॉर्मल एक गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनके, और क्या क्या मैंने प्रिकॉशंस लिए, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसे मुझे पता चला कि मैं लेबर में हूँ, कितना टाइम लगा डिलीवरी में सेकंड टाइम, आफ्टर एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को भी मैंने फर्स्ट जो नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसी की तरह ये वीडियो भी मैंने कुछ पार्ट्स में बांटी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्री प्रेगनेंसी क्या क्या ध्यान रखा मैंने, या क्या चीज़ें कॉशन आपको भी रखना चाहिए। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेबर और डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी काम में आ सकती हैं, बच्चे से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं प्री प्रेगनेंसी की बात करूं तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव है। तो जब ब्लड ग्रुप मदर का नेगेटिव होता है तो एक इंजेक्शन लगता है एंटी-डी। तो जब आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी होती है तब उसके विद इन 48 आवर्स आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको बोला जाता है एंटी-डी। वो इसलिए लगाते हैं कि आपकी जो फर्दर प्रेगनेंसीज़ होंगी उसमें बच्चे को कोई भी इशू नहीं होगा। तो वो इंजेक्शन मुझे फर्स्ट डिलीवरी के बाद विद इन 48 आवर्स लग गया था। उसके अलावा मैंने फोलिक एसिड कुछ 2-3 मंथ्स पहले से लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आप जब भी डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक टेस्ट ज़रूर कराते हैं जिसको बोला जाता है कूम्स टेस्ट। वो तभी किया जाता है जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, जस्ट चेक करने के लिए कि मदर की बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी है जो आपका बच्चा है, होने वाला बच्चा है, उसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ से हमारी तैयारी शुरू हुई। उसके बाद अब मैं अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो कंपेयर टू फर्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी ये प्रेगनेंसी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा नोजिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी। तो इस बार नोजियस फीलिंग तो थी लेकिन वॉमिटिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो कंपैरेटिवली फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से थोड़ा मैनेजेबल था। लेकिन वो जो फीलिंग होती है हमेशा नोजिया की, वो सुबह से शाम तक रहती थी। तो ऑफिस जाना और पूरा दिन निकालना थोड़ा मुश्किल फील होता था, लेकिन फिर भी मैनेजेबल था। लेकिन यहाँ एक चैलेंज और ऐड हो गया था कि ऑलरेडी मेरी एक बेटी थी 4 साल की, तो उसको भी सुबह सुबह रेडी करना स्कूल के लिए, स्कूल भेजना, फिर शाम को आके उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो एक थोड़ा एडिड लोड था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। थकान कभी ज़्यादा भी है तो भी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही है। लेकिन थर्ड मंथ में क्या हुआ कि अचानक से मेरा वेट जो है वो सडनली शूट अप होने लगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही थी, और वेट शूट अप सडनली होना एक इंडिकेशन है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ या तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है या होने वाली है। तो जो मेरी कंपनी के थ्रू हमारे हॉस्पिटल्स अटैच थे ऑलरेडी, उनको मैं कंसल्ट कर रही थी डॉक्टर को, तो वो इतने ज़्यादा अलार्म नहीं हुए मेरा जो वेट था वो इंक्रीज़ होने पर। तो मैंने सोचा कि शायद अब ये टाइम है कि हमें डॉक्टर स्विच कर लेना चाहिए। और मैंने पहले से भी अपने जो डॉक्टर हैं वो डिसाइड की हुई थी कि मुझे किस तरीके की केयर चाहिए, कौन सी डॉक्टर चाहिए। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि मैंने अपने लिए मिडवाइफ केयर सिस्टम ऑप्ट किया। मिडवाइफ्स वो होती हैं जो कम्प्लीटली आपको सपोर्ट करती हैं बर्थिंग प्रोसेस में, आपको इक्विप्ड करती हैं, आपको नॉलेज देती हैं, आपको हर तरीके से मेंटली और इमोशनली रेडी करती हैं कि आप नॉर्मली नेचुरली बच्चे को जन्म दे पाएँ, बजाय एक जो हॉस्पिटल सेटअप होता है उसके। हॉस्पिटल सेटअप में हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हों, या आप एक सब्जेक्ट जैसा बन जाएं कि यहाँ पे। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मिडवाइफ केयर सिस्टम ऑप्ट किया, जो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसकी वजह से मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो वो डॉक्टर के पास मैंने सोचा अब टाइम है कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बेटर गाइडेंस अगर मिलती है तो जो प्रेगनेंसी है वो आपकी स्मूथली, और डिलीवरी भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो हमने वहाँ स्विच किया डॉक्टर को, ये सोच के कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो समझेंगी, एड्रेस करेंगी। और जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो था वही पॉइंट आउट किया
कि आपका वेट सडनली शूट अप हुआ है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो ये एक थोड़ा अलार्मिंग इंडिकेशन है। तो उन्होंने 16 वीक्स में ही मुझे जीटीटी टेस्ट करने के लिए बोल दिया और जो मेरी वैल्यू थी बिल्कुल बॉर्डर लाइन थी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि वैल्यू नॉर्मल वैल्यू 150 होती है तो मेरी वैल्यू एग्जैक्टली 150 थी। तो वहीं से उन्होंने मुझे लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस सजेस्ट किए इमीडिएटली, जो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलो की है। और मैंने कम्प्लीटली जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी वो डाइट और जो मेरी एक्सरसाइज का रूटीन था उसको फॉलो करते हुए कंट्रोल किया और डिलीवरी भी बहुत स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के हो गई। अगर आप मेरा प्रेगनेंसी का रूटीन जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल का, यानी कि डाइट का और एक्सरसाइज का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन जस्ट अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं डेली सुबह उठ के थोड़ा योगा, थोड़ी वॉकिंग करती थी। हर मील के बाद मुझे बोला गया था कि आपको कम से कम 15 मिनट्स वॉक करना है। और डेली का मैं एक टारगेट रखती थी कि मुझे 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट करने हैं अदर देन मेरा जो एक्सरसाइज और वॉकिंग रूटीन है उसके, ताकि उसकी वजह से मेरी बॉडी एक्टिव रहे और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो फिर से इंक्रीज़ ना हो। तो 3rd मंथ ऑनवर्ड्स जो मेरी डॉक्टर थी, जो मेरी पसंद की डॉक्टर थी, उनके अंडर मैं कंसल्ट कर रही थी और प्रॉपरली जो भी मुझे गाइडेंस चाहिए था वो मिल रहा था। प्रॉब्लम बस एक ही थी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। मुझे अपने घर से वहाँ तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता था, जो एक बहुत बड़ा टाइम है कंसीडरिंग मेरी सिचुएशन क्या है या फिर अगर कुछ इमरजेंसी है उस केस में। लेकिन ओवरऑल प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ निकली, कुछ भी प्रॉब्लम एज सच नहीं हुई। लास्ट में थोड़ा ब्रीदिंग इशू होने लगा था, लेकिन वो भी अराउंड 34th वीक के बाद बच्चा ड्रॉप हो गया था, यानी एंगेज हो गया था लेबर पोजीशन के लिए। तो उसकी वजह से ऊपर स्पेस क्रिएट हो गया था, तो सांस लेने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं लगती थी। तो अब अगर मैं लास्ट मंथ और लेबर की बात करूं कि लास्ट मंथ में कैसी फीलिंग थी, कैसे लेबर के साइंस दिखे और कैसे मुझे पता चला कि लेबर स्टार्ट होने वाला है, तो 9th मंथ में मुझे सबसे पहले तो जो बेबी की पोजीशन थी वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया था। बेबी, उसको बोलते हैं कि बेबी ड्रॉप हो जाता है और एंगेज हो जाता है, तो वो एक इंडिकेशन था कि अब लेबर जो है कभी भी हो सकता है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। फिर सेकंड जो चीज़ मुझे फील होती थी कि जो भी मेरी बेली थी, पेट था, वो कभी कभी अचानक से इतनी टाइट हो जाती थी, इतनी टाइट फील होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसके चारों तरफ एक बेल्ट सी बांध दी और कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। तो कभी कभी मैं ऐसे ऊपर से टच भी करके देखती थी कि मतलब ऊपर से कुछ फील हो रहा है क्या, लेकिन ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल फील होती थी, लेकिन अंदर से ऐसा लगता था कि बिल्कुल ऐसी खींच रही है अंदर की तरफ बेली। तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए, या बॉडी अब रेडी हो रही है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको जो है लेबर कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो 9th मंथ में ये एक फीलिंग थी। फिर थर्ड, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगती है। थकान इसलिए भी कि वेट भी बढ़ता है आपका भी, बेबी का भी, लेकिन ये भी एक रीज़न होता है कि बॉडी रेस्ट डिमांड करती है ताकि आप रेस्ट करें, क्योंकि लेबर के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत आपको एनर्जी सेव करनी पड़ती है। तो अगर 9th मंथ में आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड कर रही है तो आप आराम ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव नहीं रहेंगे तो लेबर उतना लंबा खींचेगा और डिलीवरी प्रोसेस हो सकता है कि उतना स्मूथ ना हो। तो अब मैं अगर अपनी कंडीशन की बात करूं या अपनी स्टोरी की बात करूं कि मुझे कब से पता चला या कैसे पता चला कि अब लेबर स्टार्ट होने वाला है, तो अराउंड 36th वीक से मैंने मैटरनिटी लीव अप्लाई कर दी थी अपने ऑफिस में। और मैंने सोचा था कि अब अराउंड 2-3 वीक्स तो लगेंगे डिलीवरी होने में, बच्चे को आने में, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बुक्स पढ़ूँगी, फ्रेंड से बात करूँगी। काफ़ी सारे प्लान्स थे मेरे, लेकिन शायद मेरे बच्चे के थोड़े अलग ही प्लान्स थे। मेरे मैटरनिटी लीव लगाने के विदिन 1 वीक के अंदर ही वो आ गया। तो पता कैसे चला कि जिस दिन डिलीवरी हुई, सुबह ही हुई मेरी डिलीवरी, उसके एक दिन पहले शाम के टाइम मेरा वाटर बैग लीक हुआ। तो मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफिस से आके कुछ ऑफिस के काम के लिए ही उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह जाना था, कुछ ऑफिशियल वर्क ही था। वो ऑफिस की गाड़ी से रास्ते में ही कहीं आधे जगह पहुंचे थे, आधे रास्ते तक, तभी मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, उनको वापस बुलाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा हमारा डिस्कशन चल रहा था कि उन्हें बुलाना है नहीं बुलाना है, क्योंकि मुझे वाटर तो लीक हो रहा था लेकिन मुझे उतना ज़्यादा कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आ रही थी, मतलब कुछ भी फीलिंग नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर नहीं आ रहा था, बट एक बहुत लाइट ट्रिकलिंग जैसी फील हो रही थी। तो अगर आपका भी वाटर लीक होता है तो यहाँ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है या तो वो
पिंकिश रेडिश कलर का होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए, कभी भी ब्राउन या फिर डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है। मेकोनियम यानी कि जो बच्चे की फर्स्ट पूप होती है, बच्चे ने वो पास कर दी है, जो बच्चे के लिए डेंजर हो सकता है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था, मेरा जो डिस्चार्ज था वो बिल्कुल क्लियर था, तो मुझे कोई पेन नहीं था। तो मैं इतना श्योर नहीं थी कि हस्बैंड को वापस बुलाना है, क्योंकि वो ऑफिस के काम से ही गए थे और 1-1.5 घंटे में वापस आने वाले थे। लेकिन फिर जब मुझे वो क्वांटिटी इंक्रीज़ होने लगी वाटर की, तब मुझे लगा कि नहीं, अब उन्हें वापस बुलाने का टाइम है। मेरे साथ उस समय मेरे भाई और भाभी भी रह रहे थे, लेकिन सेम नाइट मेरी मदर जो है मेरे पास आ रही थी, तो वो लोग उनको लेने एयरपोर्ट गए हुए थे। इधर मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑफिस के काम से गए हुए थे। तो मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और उस समय ऑफिस का रश टाइम रहता है, हॉस्पिटल पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। अगर कोई भी इमरजेंसी हुई, सडनली पेन स्टार्ट हुआ, तो मेरे लिए मैनेजेबल नहीं रहेगा। ये सोच के मैंने हस्बैंड को बोला कि आप आ जाओ। तो वो अपनी ऑफिस की कार से, जो ऑफिशियल उनकी गाड़ी थी, सब लोग साथ में जा रहे थे, रास्ते में उतरे, उन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी और लिफ्ट मांग मांग के फाइनली वो घर तक पहुँचे। तो उन्होंने यही बोला कि मेरी वाइफ जो है शायद लेबर में है, तो उस आदमी ने उनको घर तक बिल्कुल दरवाजे तक छोड़ा। तो उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता वो कौन है। लेकिन फिर हस्बैंड ने कार उठाई और मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची भी थी हमारे साथ में। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया, एग्जामिनेशन किया, तो वहाँ उन्होंने बताया कि अभी जो है वाटर स्टार्ट तो हो गया आपका लीक होना, वाटर बैग ब्रेक तो हुआ है, लेकिन जब तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, तब तक हम नहीं बोल सकते कि आप लेबर में हो। तो ये जो है 3 डेज़ का भी टाइम ले सकता है, 4 डेज़ का भी टाइम ले सकता है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका डिस्चार्ज ब्राउन या डार्क कलर का ना हो। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई कि पेन नहीं आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो गई आगे, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा घर जाके। डॉक्टर ने घर भेज दिया। लेकिन जब मैं वापस आ रही थी रास्ते में, तभी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन आना स्टार्ट हो गया। तो वो पेन ऐसा नहीं था, बहुत इंटेंस नहीं था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो थोड़ा तो पेन आना स्टार्ट हुआ। अभी हो सकता है टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज़ होने लगे, और ऐसा हुआ भी। जब तक मैं घर आई वो काफ़ी इंक्रीज़ होने लगा था, और शाम तक मतलब रात तक बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब मुझे आप लोग अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं अपने रूम पे आके अपने हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ जो है रेस्ट करने लगी, और उधर मेरी मदर और जो मेरे भाई भाभी हैं वो भी घर में ही थे अब। तो बड़ा एक वैसा था कि मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी कि मतलब मैं उधर से लैंड हो रही थी, तुम्हारा बच्चा इधर से लैंड हो रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो आया नहीं उस समय पे, शायद अपनी नानी का ही वेट कर रहा था। तो रात जो है बड़ी मुश्किल से निकली। मैं रात भर जो है अपने कॉन्ट्रैक्शंस रिकॉर्ड करती रही। एक ऐप था मेरे पास, उसमें मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि कब कॉन्ट्रैक्शंस मुझे स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी देर तक स्टार्ट हो रहे हैं, और मैं अपना एक माइंड में ही नोट बनाती जा रही थी कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं इंक्रीज़ हो रही है। तो धीरे 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 करके कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं काफ़ी इंटेंस होते जा रहे थे, और मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, क्योंकि जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं, बच्चा आने वाला होता है, तो बार बार इच्छा होती है बाथरूम जाने की, पी करने की। और लगभग 4 बजे फिर मेरी नींद खुल गई, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हर थोड़े टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे जो है पेन फील हो रहा था। तो ये सब चीज़ें मुझे लमास क्लास में बताई भी थी। लमास क्लास बर्डिंग क्लासेस होती हैं जो मिडवाइफ सिस्टम में स्पेशली कंपलसरी होती हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों को अटेंड करना बहुत अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि दोनों को ही रेडी रहना है कि कैसे आपको जो है पूरा प्रोसेस टैकल करना है, घर पे या हॉस्पिटल में कहीं पर भी। तो उसमें हमें बताया गया था कि आपको 4-1-1 रूल फॉलो करना है, यानी कि जब आपको पेन आना स्टार्ट हो तो आपको वो जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो कम से कम 4 मिनट के इंटरवल पे आ रहे हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका अभी आया तो 4 मिनट बाद दूसरा, फिर 4 मिनट बाद तीसरा, इस तरीके से आपको आ रहे हैं। 1-1 मिनट के लिए कम से कम आपको पेन फील हो रहा है, माने वो कॉन्ट्रैक्शन आपको फील हो रहा है 1 मिनट तक। और ऐसा जो पैटर्न है, यानी कि 4 मिनट पे, हर 4 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आना, 1 मिनट के लिए दर्द होना, और ये पैटर्न आपको 1 घंटे तक अगर फील हो, इसका मतलब अब आपको अपने डॉक्टर को कॉल करना है, आपको हॉस्पिटल जाना है। तो ये रूल के हिसाब से मुझे फील हुआ लगभग 4-4:30 बजे के आसपास कि अब जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर भी मुझे लगा अभी थोड़ा मैनेजेबल है, उतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अराउंड 5:45, 5:30 के आसपास मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल मतलब बियर नहीं कर पा रही हूँ। और क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचने में भी कम से कम 1 घंटे का समय लगता, क्योंकि सुबह का टाइम था, ट्रैफिक नहीं था, तो 1 घंटे का समय लगना था। तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल जाना ज़्यादा बेटर है, लौटना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि यहाँ से हम जाने में देर करें। तो इमीडिएटली मैंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने मेरी आवाज़ सुनी, मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम हॉस्पिटल पहुँचो।
और लगभग 6:45-7 के आसपास हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पेन आना स्टार्ट हो गया था, इतना कि मैं हॉस्पिटल के अंदर जो है मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे। मेरे को खड़े होना और चलना भी मुश्किल फील हो रहा था उस टाइम पे। तो मैंने इमेजिन किया था कि सेकेंड डिलीवरी शायद मैं वाटर बर्थ ऑप्ट करूँगी, लेकिन बाय द टाइम मैं हॉस्पिटल पहुँची ऑलरेडी मैं एक्टिव लेबर में थी, ऑलरेडी डायलेट हो चुकी थी 6 सेंटीमीटर्स। तो मैं बिल्कुल उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बाथ टब का वेट करूँ कि उसमें पानी वो नर्स आके भरे फिर मैं उसमें बैठूँ। मैं इमीडिएटली जाके बेड पे शायद क्रैश जैसा हो गई थी। मैं बिल्कुल शायद मतलब बोलते हैं ना कि बेहोशी जैसी हालत होती, लेकिन फिर भी आप जो है सेंस में रहते हैं, वैसी कंडीशन थी। और ये सब बात है अराउंड 7, 7:15, 7:30 बजे की, और विद इन 1.5 घंटा 1.25 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई। लेकिन ब्यूटी ये थी कि मुझे किसी ने इस बार गाइड नहीं किया या कह लीजिए डोमिनेट नहीं किया कि तुम्हें अभी पुश करना है या नहीं करना है। किसी ने मेरी बॉडी बिना मेरे से पूछे टच नहीं की जब तक ज़रूरत नहीं थी। जो भी हुआ मेरे साथ मुझे बता के किया गया। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे जो फर्स्ट टाइम अलाउड भी नहीं थे रूम में आना। उन्होंने पूरी डिलीवरी देखी इस बार, उन्होंने ही बच्चे का कॉर्ड कट किया। तो वो सब एक्सपीरियंस जो था मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल रहा। तो मिडवाइफ सिस्टम में यही होता है कि आपकी बॉडी को वो लोग तब तक टच नहीं करते जब तक रिक्वायरमेंट ना हो या आप ना बोलो उनको। मेरी मिडवाइफ थी और जो वहाँ की नर्सेस थी वो सब मेरे पास खड़ी थी। जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ वही लोग थे। कोई अननेसेसरी टच नहीं कर रहा था, कोई अननेसेसरी एग्जामिनेशन नहीं कर रहा था। जो भी उन्होंने किया बता के पूछ के किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा। और वो लोग अपने आप ही मेरी बैक रब कर रहे थे और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा शेक कर रही थी जब मुझे पेन फील हो रहा था कि मेरा पैर लिटरली ऐसे ऐसे करके हिल रहा था। तो उन्होंने मेरी थाई पकड़ी। तो वो सब उन्होंने मुझे जस्ट सपोर्ट किया। वो मिडवाइफ सिस्टम की ब्यूटी होती है कि वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, लेकिन जो कमांड रहता है, वो लीड जो रहती है वो आपकी रहती है, आपकी बॉडी की रहती है कि आप किस तरीके से पूरा प्रोसेस चाहती हैं, पूरा एक्सपीरियंस चाहती हैं। तो इस बार जब मेरा बच्चा डिलीवर हुआ तो मुझे लिटरली एक एक चीज़ फील हुई कि मुझे कब पुश करना है, कब मुझे पेन आ रहा है। मैं पुश भी कर रही थी तो मुझे फील हो रहा था कि वो मेरी बॉडी में अभी किस जगह पर है। तो मैं बिल्कुल अवेयर थी हर चीज़ के बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है, और मेरे हस्बैंड है मेरे साथ में। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आपको पता है कि डिलीवरी आपकी 2 बार होती है एक ही बच्चे के टाइम। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो आपकी प्लेसेंटा होती है जो यूट्रस से अटैच्ड होती है वो भी डिलीवर होती है, यानी कि वो भी बाहर आती है। मोस्टली लेडीज़ को वो सब नहीं समझ में आता है या नहीं पता चलता है, क्योंकि लेबर और डिलीवरी का पेन इतना इंटेंस होता है कि वो एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील होता है। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी प्लेसेंटा जब तक बाहर नहीं आती तब तक ये नहीं बोला जाता कि आपका जो डिलीवरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो मेरा बेबी तो बहुत आराम से आ गया था कंपैरेटिवली, लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रही थी। जो मेरी मिडवाइफ मेरा पूरा जो बर्थिंग प्रोसेस था उसको देख के हैप्पी थी, वो सडनली एकदम परेशान हो गई क्योंकि प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रही है। अभी किस तरीके से उसको बाहर निकालना है, क्या करना है। तो जो वहाँ की एक्चुअल मेन मिडवाइफ थी, डॉक्टर थी, उन्होंने उनको कॉल किया। उन्होंने जो भी उनसे सजेशन लिया या जो भी उनसे पूछा, फाइनली मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद मेरी प्लेसेंटा बाहर आई, लेकिन वो कुछ 5-10 मिनट्स थोड़े से नर्वस वाले हो गए थे सबके लिए कि बच्चा तो ईजिली आ गया लेकिन प्लेसेंटा नहीं आ रही है, क्या इसको निकालने के लिए कुछ ऑपरेशन जैसा करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद लेकिन लकीली वो भी जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया। और बच्चा जैसे ही बाहर आया, मेरा बेटा जैसे ही डिलीवर हुआ, उसको इमीडिएटली मेरे चेस्ट के ऊपर रख दिया गया, जिसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। उसको लेके नर्सेज भागी नहीं क्लीन करने के लिए या वेट चेक करने के लिए या कपड़े पहनाने के लिए, जो फर्स्ट टाइम में हुआ था कि मुझे पूछना पड़ा था कि मेरा बेटा है या बेटी है। तो इस टाइम इमीडिएटली उसको कांटेक्ट में रखा तो मुझे एक बहुत ज़्यादा सुकून वाली फीलिंग बोलते हैं ना कि बच्चा हाथ में आने के बाद जो फील होता है वो फील हुआ। तो जो भी मेरी निगेटिव मेमोरीज थी फर्स्ट टाइम की वो पूरी वॉश्ड ऑफ हो गई पूरी। मतलब उसको मैं बोलूँगी कि इस डिलीवरी एक्सपीरियंस ने कवर अप कर दिया। और इमीडिएटली फिर उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लैचिंग के लिए जो मिडवाइफ थी वो ट्राई करने लगी और उसने बहुत अच्छे से लैच भी कर लिया। ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मिडवाइफ जो केयर सिस्टम होता है उसकी ब्यूटी यही होती है कि जो मेन फोकस होता है वो माँ और बच्चे के ऊपर होता है, बजाय इसके कि बच्चे को क्लीन करना है या
कुछ इंटरफेरेंस करना है, तो उनका यही कहना है कि बच्चे को हम 24 घंटे बाद भी नहला सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा आके पहले माँ से चिपक जाए या माँ के स्किन से कांटेक्ट करे, क्योंकि जो पूरा बर्थिंग प्रोसेस होता है वो माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए भी ट्रॉमेटिक होता है, बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। तो अगर बच्चा इमीडिएटली माँ के कांटेक्ट में आता है तो जो वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन से निकला है उससे वो काम डाउन होता है, उसके लिए सूदिंग होता है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा हुआ, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, प्रेगनेंसी भी अच्छी रही, हस्बैंड भी साथ में थे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया था। तो फर्स्ट टाइम जब उसका टेस्ट हुआ तो वैल्यू थोड़ी हायर साइड में थी, तो उसकी फोटोथेरेपी इमीडिएटली स्टार्ट की गई। तो जो डिस्चार्ज मुझे 1 डे में यानी 24 आवर्स में हॉस्पिटल से मिल जाना था, मुझे 3 डेज़ तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा। तो 2 डेज़ उसकी फ़ोटोथेरेपी चली, वैल्यू थोड़ी कम आई, फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। मुझे बोला गया कि स्ट्रिक्टली आपको घर पे मॉनिटर करना है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है, यानी कि इसका जो जॉन्डिस है वो फैल तो नहीं रहा है। तो वो सब कैसे चेक करते हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि घर पे बच्चे के साथ आप ही रहने वाली हैं, मदर ही रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टाइम ध्यान रखना अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ है तो कि वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। और जब मैं वापस घर पे भी आ गई उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद मुझे फील हुआ कि उसका जॉन्डिस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इमीडिएटली जब मैं हॉस्पिटल लेके गई तो उसको तुरंत NICU में एडमिट किया गया और ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक मैं उसे छू भी नहीं पाई। तो एक बहुत ज़्यादा वो एक मैं बोलूँगी थोड़ा सा मेरे लिए निगेटिव हो गया, लेकिन क्योंकि बाकी सब चीज़ पॉजिटिव थी, मैं प्रिपेयर्ड थी कैसे मैनेज करना है, तो वो फेज़ भी निकल गया। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है उसको हल्के में मत लीजिए, उसके बारे में सीरियसली थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले से इकट्ठी कीजिए। और मैं इसके ऊपर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है न्यू पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो रेडी रहें और कुछ ऐसी सिचुएशन ना आए कि उनको बाद में जाके प्रॉब्लम हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, कुछ टिप्स दी हैं, डिटेल में कुछ चीज़ें बताई हैं, आई होप कि आपको वो कहीं ना कहीं काम आए, आप उनसे कुछ सीख पाएँ। आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकती हैं, मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी आंसर करने का। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी न्यूबॉर्न जॉन्डिस के बारे में और इसके बारे में कि आप घर पे कैसे चेक कर सकती हैं कि वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है, फोटोथेरेपी क्या होती है, कितना कॉस्ट लगता है उसमें, बच्चे को कैसे रखा जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, आपको क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड रहेंगे वहाँ पर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।